नमस्कार, प्रणाम। आइए, विषय है विवाह, वैवाहिक जीवन। यह संस्था बड़ी कमजोर होती जा रही है। इसकी दुर्बलता बढ़ती जा रही है। सिर्फ दुर्बलता नहीं, कमजोरी नहीं, बल्कि भयावहता भी बढ़ती जा रही है। विवाह होने में बड़ी दिक्कत, विवाह बड़ी देर से होना, बहुत से लोगों का कुंवारा ही रह जाना, बैचलर रह जाना, शादी ही ना हो पाना, कुछ का विवाह होते विवाह टूट जाना, किसी का विवाह चलना पर ये नहीं हो चलना, मतलब दोनों साथ हैं बट बड़ा साइलेंट बैक है, मिसकम्युनिकेशन है। यानी यह संस्था खुशहाल नहीं कही जाएगी। बहुत कम अनुपात में कहा जाएगा कि हाँ थोड़ा वैवाहिक जीवन थोड़ा नॉर्मल या खुशहाल कहा जाएगा। आज हम किसी न्यायालय में देखें तो बहुत सारी डिवोर्स की फाइलें पड़ी हुई हैं। कहीं इसको लेकर आम जनमानस में बड़ा त्राही त्राही सा, बहुत से माता पिता बड़े परेशान हैं कि साहब मेरे बच्चे का ब्याह नहीं हुआ है। कहीं बच्चे भी परेशान हैं, कहीं साहब ब्याह हुआ था टूट चुका है, अब दूसरी शादी नहीं हो रही। ऐसी तमाम समस्याएं चल रही हैं। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं, इसके कारण क्या है। वैसे तो मैंने कहा है कि जो समय है, समय की धारा परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है। कभी समस्या थी हमारे देश में बाल विवाह, अभी समस्या है प्रौढ़ विवाह, विलंब वाली शादी, बड़ा दूर शादी, और शादी होना भी एक समस्या हो गया, चलना एक समस्या। बहुत से कारण इसके हैं। संतान उत्पत्ति का कारण के साथ बहुत लेट हो गया, शादी नहीं होगी। आइए क्या कारण होता है, ऐसा होता क्यों है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे समय के अंतराल में जो समय का कालचक्र है, इसमें युग ही परिवर्तन होते रहते हैं, युगों का परिवर्तन होता रहता है भाई, और अनादिकाल चला रहा है, आज से नहीं चल रहा है। आइए सबसे पहले आता है हमारे जीवन में सतयुग। ये जब सतयुग शुरू हुआ था तो उसमें था कार्तिक शुक्ल पक्ष बुधवार का दिन। इसका जो वर्षमान है वो है 17,28,000। हम सतयुग के इस अवधि को बिता चुके हैं। फिर आता त्रेता युग, ये शुरू हुआ था वैशाख शुक्ल तृतीया को दिन, सोमवार था। इसके वर्ष कितने थे? 12,96,000। फिर आया द्वापर, ये शुरू होता माघ कृष्ण अमावस्या को दिन था शुक्रवार, वर्ष अवधि थी 8,64,000 वर्ष। जो वर्तमान है युग, उसका नाम कलयुग है, जो चल रहा है ये कलयुग है। ये कब शुरू होता? भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को, भादो महीने के अंधेरे पक्ष की त्रयोदशी को अर्धरात्रि शुरू। इसका जो वर्षमान वो है 4,32,000। अब इसके कलयुग के कितने वर्ष बीत चुके हैं? 5,126 वर्ष। औसत कितने? औसत 4,26,774। फिर इसको हम 4 चरणों में बांट दें तो इसका एक चरण आएगा 1,08,000 वर्ष। आइए अब हम इसके प्रभाव क्या होते हैं। जो सतयुग था, इसका जो अधिपति ग्रह है, जो संचालित करता है, उसे कहते हैं, कौन सा ग्रह है? उसका नाम है बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति। इसे सतुगुण प्रधान कहा जाएगा। बड़ा सात्विक युग, या जीवन में कोई फर्क नहीं था। और तब जो अवतार हुआ करते थे, भगवान के जितने अवतार हैं, तब देखा जाए तो मनुष्य में नहीं थे, वो अन्य जंतुओं में थे। उसमें 4 अवतार थे। कौन कौन थे? मत्स्य, कच्छप, बाराह और नृसिंह। ये 4 अवतार थे, मत्स्य, कच्छप, बाराह और नृसिंह। इनमें कोई नर नहीं है पूरी तरह से। एक में नर का पार्ट है, नृसिंह लिखा गया, मन आधा नर आधा मनुष्य आधा सिंह, शेर की बनावट। ये प्रभु के अवतार, भगवान के अवतार थे। ये सतयुग था। क्रम आगे बढ़ा, बारी आ गई किसका? त्रेता युग का। इसका प्रारंभ वैशाख शुक्ल तृतीया को। कुल वर्ष इसके 12,96,000। इसके जो इसमें जो अवतार हुए वो 2 अवतार हुए। एक का नाम है राम, भगवान राम, और दूसरे परशुराम।
परशुराम, इसमें दो अवतार है, दो रूप में भगवान इसमें अवतार लिए थे। अब तीसरी की बारी आ गई, उसका नाम द्वापर युग है। ये माघ कृष्ण अमावस्या को शुक्रवार को पैदा हुआ, जन्म हुआ। इनका जो टोटल वर्षमान है वह है 8,64,000 द्वापर। इसमें दो अवतार हुए, एक अवतार हुआ कृष्ण और दूसरा हुआ बलदेव, बलराम या बलदेव जी, बलदेव जी, दो अवतार हुआ। ये रहा कंप्लीट। हाँ, इसमें दो अवतार हुआ। अब ये जो त्रेता युग है, इसको जो ग्रह संचालित करता है उसका नाम है मंगल, मार्स। द्वापर का संचालन शुक्र के हाथ में, वेनस, और इसका संचालन कलियुग का शनि का, शनि। जो सतयुग है, सतोगुण प्रधान, बड़ा सात्विक लोग है ना। उस सात्विकता में सब जीव बराबर हैं, सब जंतु बराबर हैं। ये दर्शाने के लिए भगवान के जितने अवतार हुए थे वो इन जंतु में होते, मत्स्य, कच्छप, वाराह और नृसिंह। क्योंकि बृहस्पति था तो सतोगुणी था, है बात। खैर, मतलब है भाई इसमें कोई बहुत राय रस नहीं है, बहुत रसोपूर्ण नहीं है बात। अब बारी आई उसके बाद त्रेता का। त्रेता में थोड़ा परिवर्तन आया, इसमें दो गुण आ गए। इसमें आ गया सतोगुण और रजोगुण। सतोगुण भी आया, और ये तो पूरा सतोगुण है, इसमें रजोगुण भी आ गया, रजोगुण आ गया। मैंने वहां राजा की प्रजा, राजा का वर्ण, राजा के जीवन का संघर्ष होना, राजा और राक्षसों का युद्ध होना, ऐसा दर्शाया। लेकिन बड़ा डिसिप्लिन वहां मंगल है, उसका संचालक है ना। तो त्रेता का जो जीवन था वो बड़ा अनुशासित जीवन था। राम का जीवन, भगवान राम जीवन बड़ा अनुशासित जीवन था, पूरा त्यागमय जीवन था। जब जीवन बहुत अनुशासित हो जाता है तो अनुशासन में जो रस है, जो श्रृंगार आदि है, ये चीजें बड़ी कम हो जाती है बात। तो बड़ा सादगी भरा था संघर्ष में। मैं लगता है एक वैराग्यमय था कि कहने लिए तो लोग आम जीवन में थे, लेकिन बड़ा वैराग्य का था, बड़ा त्याग का जीवन था। खैर, आगे बढ़ते हैं। तब प्रकृति ने सोचा नहीं, द्वापर होना चाहिए भाई, जिसका मालिक शुक्र है। शुक्र माने जो श्रृंगार रस का मालिक है। इसको देखा जाए तो इसमें बड़ा श्रृंगारपूर्ण कहा जाएगा। संयोग है, वियोग है, रस वर्णन है, कृष्ण है, गोपिकाएं है ना। ये सब द्वापर में आ गया। द्वापर बड़ा रसपूर्ण हो गया, पर खैर उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, हम आगे बढ़े। अब बारी आई जो वर्तमान में उसको कहते हैं कलयुग, जिसका वर्षमान है 4,32,000। इसको हम कहते हैं शनि, माने मैकेनिकल युग, यांत्रिक युग, यांत्रिक युग, मैकेनिकल। यानी मनुष्य जो है बिल्कुल उसकी लाइफ मैकेनिकल हो जाए, उसकी डिपेंडेंसी मैकेनिकल हो जाए, उसका जीवन बड़ा यांत्रिक हो जाए। कुछ ऐसे ही विस्तार होता चला गया। आज तो मैक्सिमम जो बच्चे भी होते हैं ना, वो बड़ा यांत्रिक विधि से हो रहे हैं। IVF, IVI, तमाम संसाधन आ गए। ये चल रहा है वर्तमान में, और इसका एक चरण भी नहीं पूरा हुआ। पर शायद उन युगों में जो जीवन के संघर्षों में जो आनंद थे, वो आनंद नहीं है जीवन। अब आइए विवाह के चैप्टर पे आते हैं। विवाह का तात्पर्य क्या है? एक प्रत्येक कुंडली में एक 7वां भाव होता है, 7 नंबर। इसमें 7 नंबर का अंक भी है। ये 7 क्या है? बैलेंस, तराजू के 2 पल्ले, एक ये पड़ना होगा, एक ये पड़ना होगा, 2 पल्ले, एक मेल एक फीमेल। मैंने जीवन का देखो भाई, जीवन यात्रा चलने के लिए 7 की बड़ी जरूरत है। और साथ ही कैसा का साथ ही कंपोनेंट हो, क्योंकि कंपोनेंट ही हमारे जीवन का पूरक बन सकता है। कि जो मेरे पास हो उसके पास ना हो, जो उसके पास हो मेरे पास ना हो, तो बड़ी सी कंपोनेंट हो जाएगी ना। क्योंकि अपोनेंट कंपोनेंट में प्रोडक्शन होता है, सेम सेंटर में प्रोडक्शन होता है। और प्रकृति का एक बड़ा नियम है कि जितनी प्रजातियां हैं, मनुष्य ही नहीं, जितनी प्रजातियां हैं, आप वनस्पतियों को ले लीजिए, आप जंतुओं को ले लीजिए,
ये सब अपने प्रसार में, अपने फैलाव में उत्पादन करती है। सृष्टि का ही क्रम है। जानवरों ने जानवरों को पैदा किया, पक्षियों ने पक्षियों को पैदा किया, जलचरों ने जलचरों को पैदा किया, और वनस्पतियों ने वनस्पतियों को सबने पैदा किया। मनुष्य इसी क्रम में आ गया, चलता रहे। अब इस पैदा करने के लिए दोनों पक्ष की बड़ी जरूरत होती है, एक मेल एक फीमेल हो, जिसको तुला कहा, बैलेंस कहा गया। पर किन ग्रहों की इसमें आवश्यकता होती है? हाँ, बड़ा आवश्यक है। जिस ग्रह की सबसे पहले आवश्यकता होती है ना, शुरुआत, उस ग्रह का नाम शनि है। सैटर्न, शनि 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 नाम पड़ेगा। क्यों भाई? ये जो शनि है ये जीवन में रात्रि का मालिक है, निशाधिपति, रात्रि का स्वामी, और पिता सूर्य का अपोनेंट, सूर्य का विरोधी, वो देवाधिपति, ये रात्रि अधिपति। ये शनि को ये 7 नंबर बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि जो 7 नंबर है वो बड़ा न्याय का है, और जहां न्याय है वही संतुलित या समानांतर या पैरेलल या निष्क्रिय संवेदना है। यहां संवेदना भी है, लेकिन वो नाइंसाफी भी नहीं, बेईमान भी नहीं। ये बता गया। एक पहला ग्रह शनि जो रात्रि का मालिक है, क्योंकि ये विषय रात्रि का है, सृष्टि रात्रि में होती है। अब दूसरा आया, क्योंकि माँ के घर में तो रात्रि होता है भाई, जहाँ जीवन की शुरुआत होती है। आइए अब आया इस तुला का मालिक ग्रह कौन सा है? क्या उसको हम शुक्र कहते हैं, वेनस कहते हैं। हाँ, वेनस है। ये क्या है? क्या ये शुक्र है? ये किसी मेल बॉडी में, किसी पुरुष शरीर में क्या बनाता है? सीमेन, वीर्य बनाता है। ये जो सीमेन बनता है, इसी में स्पर्म पाए, शुक्राणु पाए जाते हैं। ये जो शुक्राणु है या सीमेन का बनना, जो फॉर्मेशन है, ये एक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट पैदा करता है कि अब लड़का बड़ा हो रहा है, मेल बड़ा हो रहा है, उससे किसी फीमेल की रिक्वायरमेंट, किसी स्त्री की जरूरत है। अब दिमाग उधर भागने लगा, दायवदन होने लगा। आई बात ना? एक शुक्र ग्रह हो गया। अब जो सेकेंड कंपोनेंट है इस पार्ट का, उसे हम कहते हैं आचार्य। शुक्र का जो पैरेलल आचार्य, उसको बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति इसे जीव बीज कहते हैं, इसको जीव भी कहा जाता है। ये फीमेल बॉडी में, स्त्री के शरीर में मेल हार्मोन बनाता है, जिनके बनने के कारण डिम्बोत्सर्ग होता है, मैंने उनके ओवरी में अंडे बनते हैं, डिम फॉर्मेशन होता है। जिससे जब लड़की बड़ी होती रहे, मैच्योर होने लगती है, धीरे धीरे ये हार्मोन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एक डाइवर्जन होता है। जब तो लड़की बड़ी हो रही भाई, अब उसको उसका डाइवर्जन मेल की तरफ जा रहा है। अब किसी पुरुष साथी की जरूरत है, किसी पुरुष की जरूरत है। तो एक तो ये है कि एक रिक्वायरमेंट है, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट, इसमें 3 चीज जुड़ी हुई है। ये रिक्वायरमेंट प्रकृति क्यों पैदा करती है? 3 चीजों की। पहला, बिना किसी रोमांटिज्म के, बिना किसी आनंद के, किसी आनंद में आवश्यकता के, रिक्वायरमेंट के बगैर आप आगे नहीं बढ़ते हो। जो आप भोजन तब मांगते हो, करते हो जब आपको पेट में भूख लगती है, और भूख लगने नहीं बंद हो जाए तो भोजन का रोमांटिज्म तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी ही प्रकृति जो है वो इन्हें पैदा करती है, ताकि पहले एक बेसिक एक्साइटमेंट पैदा हो, एक डाइवर्जन हो, कि तभी मिलेंगे एक दूसरे से, तो ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो पहला है कि एक मानव जीवन की, मनुष्य जीवन के लिए, मानव जीवन की संयुक्तता के लिए, जोड़ने के लिए, संयुक्त बनाने के लिए कैसे जोड़ा जाए भाई? फिर मिल बांटकर चलने और खाने के लिए, समस्याओं का वितरण, फिर कुछ ऐसा करने के लिए ताकि सृष्टि का आगे बढ़े, हम अपनी पहचान पैदा करें। वही सृष्टि की शुरुआत होगी। ये हमारी बेसिक आवश्यकता होती है विवाह के लिए। उसमें एक ग्रह का रोल और होता है, उसको हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा क्या रोल क्यों होता है? चंद्रमा में मनाधिपति, चंद्रमा मन सो जाता, चक्षु सूर्य हो जाता। खैर, चंद्रमा मन का मालिक है, और बिना मन के कोई कार्य हो नहीं सकता ना। मन ही पहल करने वाला है, मन ही पहला इनिशिएशन है। मन बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जीवन का इंजन है, रेलगाड़ी का, जो जीवन को खींचता रहता है। मन, मनाधिपति।
एक चंद्रमा का रोल था। और चूंकि ये जो इलाका नीचे का है, ये जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं अर्थ, पृथ्वी तत्व, जिसका बेसिक स्वभाव है प्रोडक्शन। हमने उत्पादन कहाँ सीखा? कहा प्रकृति से, पृथ्वी से सीखा मैंने, हमारी पृथ्वी माँ से। जिसको जो ग्रह रिप्रेजेंट करता है उसको हम मरकरी कहते हैं। मरकरी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रबुद्ध है। इसमें आनंद तब आता है, मजा तब आता है जब सेलिब्रेशन होता है, जब एक हरा भरापन हो, ग्रीनरी वाला पार्ट हो, मस्त मस्त बुद्ध का। लेकिन ये 3 ग्रह बड़े मुख्य हैं। कौन कौन? शनि, शुक्र। शनि माने घर बसाना। शायद मित्रों रात दुनिया में न होती तो कोई घर बना ही नहीं होता, कोई घर बसा ही नहीं होता। ये रात्रि का कमाल है जो इतने घर बसे दिखाई दे रहे, इतने घर बनते हुए दिखाई दे रहे। तो घर बसता कैसे? शनि से। ये शनि है जो घर को चला रहा है। अब घर को प्राश्पस कौन करता है? क्या? शुक्र। ये सेटिस्फैक्शन का मालिक है, बरकत का मालिक है, समृद्धि का मालिक है। अरे बहुत है, मैंने 2 ही रोटी मांगा था, प्रभु अपनी 3 रोटियां भिजवा दी। और बृहस्पति वो प्लेनेट है जो सतोगुरी है, जो हमें शिक्षा देता है। क्या कहता है? कहा देखो भाई, हम सुराचार्य हैं और हमारा निवास नारी के शरीर में होता है। तभी तो कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तु रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती, देवता लोग वही निवास करते हैं भाई। इसमें नारी को बड़ी वरीयता दी गई है। वो धात्री है, जन्मदायिनी है। बिना उसके जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। आई बात। अतः ये बात लिखा गया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपगरीषि। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे मेरी मातृसत्ता जननी हो, जन्म करने वाली हो, या हमारी जन्मभूमि, बड़ा तो बड़ा महत्वपूर्ण है। खैर चर्चा बड़ी लंबी है, इसको और आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।